हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं एस के दुबे माहिम सेकेंडरी स्कूल से आज आपका साइंस 2 का लेसन नंबर 16 पर चर्चा करेंगे। उसके लिए मैंने पीडीएफ बनाया है और उसकी सहायता से उस पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। एक पीडीएफ शेयर करता हूँ। पीडीएफ दिख रहा है सर? पीडीएफ दिख रहा है? इस लेसन को समझने की कोशिश करिए। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। साइंस 2 का 16वां पार्ट है आनुवंशिकता और परिवर्तन। इसके शुरुआती घटक के बारे में आप थोड़ा जानकारी प्राप्त किए होंगे और इसका जो तीसरा भाग है मेंडेल की आनुवंशिकता का सिद्धांत, उस पर आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन मेंडेल की आनुवंशिकता का सिद्धांत शुरू करने के पहले जस्ट मैं 1 मिनट में आपको इस पार्ट का जो शुरुआती पार्ट है उसको रिवाइज कर देना चाहता हूँ। और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यह है प्राणी कोशिका सेल। सेल के अंदर होता है केंद्रक। आपको मुझे जहाँ तक अंदाजा लग रहा है कि पता ही होगा। केंद्रक के अंदर डीएनए होता है। वहाँ पर उसमें गुणसूत्र होते हैं जिसे इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। और उस क्रोमोसोम जो गुणसूत्र है उसकी सहायता से ही जो माता पिता के शारीरिक या मानसिक लक्षण हैं वह अगली पीढ़ी में आते हैं, संतति में आते हैं, और इसी को आनुवंशिकता कहते हैं। तो शुरू करते हैं आज अपना जो मेन पार्ट है, मेंडेल की आनुवंशिकता का नियम या सिद्धांत। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि माता पिता से संतान में यानी अगली पीढ़ी में इक्वल मात्रा में, समान मात्रा में जनुकीय पदार्थ हासिल होते हैं। यानी पेरेंट्स से जो अगली पीढ़ी होती है उसके संतति में, उसके संतान में इक्वल क्वांटिटी में, सही समान मात्रा में जो जनुकीय पदार्थ हैं वह ट्रांसफर होते हैं। और इसी लक्षणों पर आधारित मेंडेल जो वैज्ञानिक है, इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया। और लक्षणों की आनुवंशिकता में यदि माता पिता का समान सहभाग होता है तो कौन कौन से लक्षण उस संतति में दिखाई देंगे। और आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी जो सिद्धांत है उस पर रिसर्च कर, संशोधन कर मेंडेल जी ने 2 सिद्धांत प्रतिपादित किया। और यह सभी प्रयोग, जितने भी सिद्धांत मेंडेल जी ने, वैज्ञानिक मेंडेल ने बताया है, वह उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किया। मटर को इंग्लिश में उसका वैज्ञानिक जो नाम है आप लोग याद कर लीजिए, पाइसम सटाइवम। तो पाइसम सटाइवम जो है मटर का वैज्ञानिक नाम है। और इस पर प्रयोग करके उन्होंने जो भी लक्षण बताया आज हमारे लिए, आज के युग के लिए काफी यूजफुल है। कंटिन्यू करते हैं। पहले थोड़ी सी जानकारी हम लोग आज जो सिद्धांत, आनुवंशिकता का सिद्धांत जिन्होंने बताया है मेंडेल जी ने, उनकी थोड़ा जानकारी लेते हैं के बारे में। तो इनका पूरा नाम है ग्रेगर जोहान्स मेंडेल। इनका
अगर जन्म का समय आप देख पा रहे हो तो नियर अबाउट 20 जुलाई 1822, यानी 200 साल पहले लगभग, और डेथ 6 जैन 1884। इन्होंने, ये ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक थे और मटर के पौधों पर इन्होंने सब प्रयोग किया। जितना भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है वह सब मटर के पौधों पर, और उसमें जो कुछ दृश्य लक्षण हो, यानी उसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं वह आनुवांशिकता, इंग्लिश में इसे हेरिडिटी कहा जाता है, यानी पेरेंट्स से, माता पिता से उसकी अगली पीढ़ी में जो आने वाले लक्षण हैं उन लक्षणों का आनुवांशिकता में कुछ सिद्धांतों का पालन किया जाता है। यानी इन्होंने जो मटर के पौधों पर प्रयोग किया, वहां से जो लक्षण इन्होंने बताया उसके आधार पर जो सिद्धांत बताया, वह लक्षण आनुवांशिकता के सिद्धांत पर लागू होता है। इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो दो लक्षण बताया है उन्होंने। एक लक्षण होता है प्रभावी और दूसरा लक्षण होता है अप्रभावी। इंग्लिश में इसे डोमिनेंट और रिसेसिव कहा जाता है। प्रभावी लक्षण को डोमिनेंट और अप्रभावी को रिसेसिव इंग्लिश में कहते हैं। अब यहाँ पे जो सारणी बनी है, यह मानव में, मनुष्य में जो कुछ प्रभावपूर्ण और अप्रभावपूर्ण लक्षण विशेषताएं होती हैं, वो सारणी में आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसे समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहला देखेंगे, पहला लक्षण है, किसी किसी में प्रभावी लक्षण ऐसा होता है कि मुड़ने वाली जीव, यानी किसी किसी का जीव जो टर्म रहता है वह काफी फ्लेक्सिबल होता है, आसानी से मुड़ता है। अप्रभावी लक्षण है न मुड़ने वाले जीव, यानी बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनकी जीव नहीं मुड़ती। हाथ पर बालों का होना यह प्रभावी है, हाथ पर बालों का न होना यह अप्रभावी लक्षण में आएगा। काले घुंघराले बाल, थर्ड वन, सेकेंड ये थर्ड, और भूरे सीधे बाल, यह अप्रभावी लक्षण। चौथा है कान की खुली ललरी, यानी कान जो बाहरी एक्सटर्नल ईयर है अपना, इसको इंग्लिश में पीना कहते हैं, इसके निचला हिस्सा इसको ललरी कहा जाता है। तो ज्यादातर लोगों में आप देखोगे कान की जो ललरी होती है वह खुली होती है, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनकी चिपकी हुई ललरी होती है, यह अप्रभावी लक्षण में आएगा। तो जो ज्यादा संख्या में हो उसे डोमिनेंट प्रभावी कहेंगे, जो कम हो उसे अप्रभावी। साथ साथ में आपको एक आकृति, सलग साइड में आकृति दिखाई दे रही होगी, मेल और फीमेल, यानी मेल मीन्स सपोज माता, सॉरी पिता एंड पुरुष, एंड फीमेल जो है स्त्री, वह माता को अगर दर्शा रही है। तो इस भाग के पहले आप गुणसूत्र के बारे में अध्ययन किए होंगे, और शुरुआत में मैंने सूत्र कहाँ पाया जाता है, क्या होता है, मैंने बताया। तो यह फीमेल है, यानी स्त्री, सपोज माता है, उसके अंदर दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, लिंग गुणसूत्र एक्स और एक्स, जबकि यह मेल पुरुष सपोज पिता है, तो इनमें दो तरह के क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। तो स्त्री में देखोगे दोनों सेम है, एक्स एक्स, और पुरुष में दो अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स वाई। और जब उनका क्रॉसिंग होता है तो पुरुष का एक्स एक्स के साथ मिलकर एक्स एक्स बनाता है, और वही दूसरा स्त्री के एक्स के साथ मिलकर एक्स एक्स बनाता है। और एक्स एक्स देखेंगे आप तो ये क्या है, फीमेल,
तो दो एक्स एक्स हैं और फिर वही y जो है स्त्री के x के साथ मिलकर एक्स वाई बनाएगा युग्मक और एक्स वाई, तो देखोगे 50-50% चांस रहता है अगली पीढ़ी में लड़का या लड़की होने का। तो यह सेक्स क्रोमोसोम ही लिंग गुणसूत्र ही निर्धारित करता है अगली पीढ़ी का। और सो फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ चाइल्ड, यानी पिता जो होता है वह बच्चे के लिंग निर्धारण का जिम्मेदार होता है। स्त्री में क्योंकि दोनों समान लिंग गुणसूत्र हैं एक्स एक्स और पुरुष में दो भिन्न लिंग गुणसूत्र हैं एक्स वाई, तो यदि पुरुष का यानी पिता का वाई गुणसूत्र एक्स से जुड़ता है तो नेक्स्ट जनरेशन में जो चाइल्ड होगा वह लड़का होगा, अगर एक्स जुड़ता है तो लड़की। एंड दैट्स व्हाई फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ चाइल्ड। इसी बात को कंटिन्यू करते हैं अगला हिस्सा। मेंडेल जी ने जो प्रयोग किए मटर के पौधे पर, तो किन किन लक्षणों को लेकर, किन किन विशेषताओं को लेकर उन्होंने मटर के पौधों के अलग अलग गुणों को लेकर प्रयोग किया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि उसमें प्रभावी लक्षण कौन से हैं, विशेषताएं, और अप्रभावी लक्षण या विशेषताएं कौन सी हैं। तो सबसे पहला है बीज का आकार। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन कॉलम है यह प्रभावी लक्षण डोमिनेंट, एंड सेकेंड वन जो है अप्रभावी लक्षण रिसेसिव। अभी मटर का जो पौधा होता है उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं, घटक हैं, अंग हैं, उनके लक्षणों को लेकर मेंडेल जी ने प्रयोग किया है और उसी पर उन्होंने आनुवंशिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो सबसे पहला लक्षण उन्होंने लिया कि बीज का आकार, जो मटर होता है, वटाना यहाँ पे कहते हैं, तो मटर जो होता है उसका जो सीड है, बीज है, उसका आकार कैसा है। तो आकार ज्यादातर क्या होता है, गोल होता है, और बहुत कम ऐसे दाने होंगे मटर के जो झुर्रीदार होते हैं। झुर्रीदार हुआ अर्थात यानी पिचके हुए। तो बहुत सारे दाने जो मटर के होंगे वह नॉर्मल जो होता है गोलाकार वैसा होगा, और कुछ ऐसे होंगे जो पिचके होंगे, तो उसको झुर्रीदार शब्द से बताया गया है। अभी गोल तो इंग्लिश में राउंड कहते हैं, तो आर, जबकि झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर लेटर का लेटर द्वारा दर्शाया गया है। तो जितने भी आगे हम लोग देखेंगे कि प्रभावी लक्षणों को कैपिटल अल्फाबेट से दर्शाते हैं, और उसी अल्फाबेट का जो स्मॉल लेटर होता है उसकी सहायता से अप्रभावी लक्षणों को दर्शाया जाता है। अब दूसरा जो लक्षण उन्होंने बताया है जिसके सहायता से प्रयोग किया, बीज का रंग। जो मटर का, पहला तो आपने देखा मटर का जो बीज था, दाना था, उसका आकार कैसा था, तो पहला गुणधर्म लिया गोल और झुर्रीदार। दूसरा क्या है, उसका जो सीड होगा वह, उसका रंग पीला या फिर हरा होगा। तो जो ज्यादा मात्रा में है वह प्रभावी हो गया, यानी ज्यादातर जो बीज होंगे उसका रंग पीला होगा, इसलिए उसे कैपिटल वाई येलो, और हरा रंग का होगा तो हरा तो ग्रीन होता है, जी से दर्शाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रभावी को जिस अल्फाबेट से दर्शाया जाता है, अप्रभावी को उसी के स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। जितने भी प्रभावी लक्षण होंगे उनको कैपिटल लेटर, और जितने भी अप्रभावी लक्षण होंगे उन्हें स्मॉल लेटर से दर्शाएंगे, प्रभावी लक्षण के ही। तीसरा उन्होंने लक्षण लिया फूल का रंग। तो प्रभावी में देखोगे फूल का रंग जामुनी, और अप्रभावी में सफेद। तो जामुनी के लिए सी, कैपिटल सी, और सफेद के लिए स्मॉल सी। तीसरा है सेम का आकार। जो
मटर है, वटाना है, उसका जो सेंग है उसका आकार कैसा है? वह पूर्णतः भरी हुई या चपटी हुई? तो आजकल देखोगे मार्केट में ठंडी का मौसम चालू हो गया है, मार्केट में वटाना यानी मटर, जो हरा मटर है साथ, बहुत सारा मार्केट में आया है और हम लोग उसका खरीद सब्जी बनाते हैं। तो आप जो खरीदते हो, मान लो 1 केजी आपने खरीदा, तो उसमें लगभग 80 टू 90% आपको भरे हुए दाने, एकदम भरे हुए सेब मिलेंगे उसके। कुछ ऐसे होंगे चपटे होंगे जिसमें दाने एकदम पतले होंगे, या किसी-किसी में दाने ही नहीं होंगे। जो बीज है मटर का वह होगा ही नहीं, इसलिए उसको चपटा शब्द ऐसा इस्तेमाल किया गया है। और जो एकदम भरा होगा, तो भरी हुई उसको कैपिटल आई और स्मॉल आई से दर्शाया गया है। सेम का रंग यानी जो वटाना है, मटर है, उसका जो सेम है, वह उसका कलर कैसा है? तो प्रभावी में देखेंगे, हरा रंग है, हरा को कैपिटल जी ग्रीन, और उसका जो अप्रभावी रंग होगा सेम का, वह पीला कंसीडर किया है। तो कैपिटल जी यहाँ पे अगर लिया गया है, तो अप्रभावी में स्मॉल जी द्वारा इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट है फूल की जगह, यानी मटर के पौधे में फूल कहाँ लग रहा है? तो 2 जगह दिया है, एक कक्षीय और दूसरा सिरे पर। अभी आकृति में आप देख पा रहे होंगे कि सिरे पर यानी एकदम टॉप पे, यानी पौधे के एकदम ऊपरी हिस्से में अगर फूल लग रहा है उसको सिरे पर कहेंगे। और बेस पर ही अगर नीचे की ही तरफ अगर फूल लग रहा है तो उसे कक्षीय कहेंगे, जिसे कैपिटल ए और स्मॉल ए द्वारा दर्शाया जा रहा है। तने की ऊंचाई, जो उसका स्टेम होता है, मटर के पौधे का जो तना है, जमीन के नीचे जो रहता है वह क्या होता है? रूट होता है, जड़। और जमीन के ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? तना, स्टेम। जो स्टेम है उसकी ऊंचाई अगर देखेंगे, ऊंचाई के बारे में ऊंचाई लक्षण लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो ऊंची यानी ज्यादा ऊंचा वाला उसे कैपिटल टी द्वारा दर्शाते हैं, और छोटा यानी बौना कहेंगे। जो ऊंचा है उसे लंबा, या उसका अपोजिट जो छोटा होता है उसे बौना, तो उसे स्मॉल टी द्वारा दर्शाया जाएगा। तो प्रभावी में ऊंचे पौधे करके बताया गया है, यानी ज्यादातर पौधे ऊंचे होते हैं, लंबे होते हैं, और कुछ पौधे छोटे होते हैं, इसलिए वे अप्रभावी के अंतर्गत आएंगे। तो संलग्न आकृति में आप यह देख पा रहे हो कि किस तरह से मेंडल जी ने मटर के पौधे पर उसके अलग अलग गुणधर्मों को लेकर, लक्षणों को लेकर प्रयोग किया, और उन प्रयोगों के आधार पर ही उन्होंने आनुवंशिकता संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। इसी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि मेंडल जी ने जो 2 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, तो 2 मटर के पौधों पर प्रयोग करते हुए, सबसे पहला मेंडल का एक संकर संतति प्रयोग, इसे इंग्लिश में मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। मोनो यानी एक सिंगल, हाइब्रिड अर्थात संकर, और क्रॉस का मतलब है मोनो हाइब्रिड का उसकी नेक्स्ट जो पीढ़ी आती है संकर। तो मेंडल का एक संकर संतति प्रयोग, अभी इसके बारे में
यह केवल स्टेटमेंट आप लिख देते हो तो 1 मार्क मिल सकता है कि मेंडल की एक संकर संतति प्रयोग का सिद्धांत या किसे कहते हैं वह लिखिए। तो देखेंगे आप मेंडल ने जो प्रयोग किए उनमें विरुद्ध लक्षण का मतलब है, जैसे कि पीछे आपको सारणी में मैंने बताया कि बीज का आकार गोल होगा या तो झुर्रीदार होगा। तो गोल और झुर्रीदार ये दोनों क्या है, विरुद्ध लक्षण है, अपोजिट लक्षण है। तो उन्होंने विरुद्ध अपोजिट लक्षणों को लेकर एक ही जोड़ी वाले मटर के पौधे में संकर स्थापित किया। संकर का मतलब है हाइब्रिड, स्थापित किया, दोनों को क्रॉस कराया। इसे ही एक मेंडल का एक संकर संतति प्रयोग कहा जाता है या एक संकर कहते हैं। तो एक ही गुणधर्मों को लेकर जो प्रयोग किया उन्होंने, उसे एक संकर संतति प्रयोग कहा जाता है। अभी इसमें आप देखोगे कि जनक पीढ़ी क्या है। जनक अर्थात पेरेंट्स, जो माता पिता होते हैं उनको जनक कहा जाता है। तो जनक पीढ़ी पहला P1, P मीन्स पेरेंट्स, तो उसको जनक भी कहते हैं। तो P1 जनरेशन, पीढ़ी यानी जनरेशन, और इन्होंने एक एक लक्षण लेकर प्रयोग किया, इसीलिए यह एक संकर संतति प्रयोग है। और इसमें देखेंगे आप कि लंबे, जो पीछे सारणी मैंने प्रभावी और अप्रभावी मटर के पौधे का सब लक्षण बताया था, तो उसमें जो है पौधा की लंबाई के बारे में लास्ट पॉइंट मैंने बताया। तो पौधा अगर लंबा है उसका अपोजिट क्या होगा, छोटा होगा या बौना होगा। ये दोनों गुणधर्म, दोनों लक्षण क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के विरुद्ध है। तो एक ही लक्षण लंबा या पौधा जो जोड़ी बनी है, इसको लेकर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लंबा या पौना यह लक्षण लेकर प्रयोग किया। और जनक पीढ़ी P1 में मेंडेल ने लंबे तथा बौने पौधे के लिए क्रमशः प्रभावी और अप्रभावी ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, उपयोग किया। और लंबे पौधों के लिए उन्होंने प्रभावी बताया, क्योंकि उनकी अगली पीढ़ी जितनी भी होगी सब लंबे ही होंगे। बौनों पौधों के लिए उन्होंने अप्रभावी बताया, क्योंकि जो अगली पीढ़ी F1 होगी उनमें यह लक्षण नहीं दिखाई देंगे। और इसे समझने के लिए उन्होंने एक टेबल बॉक्स की सहायता से समझाने की कोशिश की है, बताने की, जिसे पेनेट स्क्वायर कहते हैं। भी इसमें मेंडल ने यह प्रतिपादित किया कि इन लक्षणों के संक्रमण के लिए जो उत्तरदायित्व घटक की जोड़ियां होती हैं, इन घटकों में जनुक के नाम से ही जाना जाता है उन्हें। और इन्हें प्रभावी लक्षणों को देखोगे आप बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि अप्रभावी लक्षणों को स्मॉल लेटर द्वारा दर्शाया जाता है। इसीलिए लंबे पौधों को कैपिटल टी और बौने पौधों को स्मॉल टी टी द्वारा दर्शाया गया है, लिखा गया है। और इनके द्वारा इन जो जोड़ी युग्मक निर्मित होती है ये अलग हो जाती है, और कैपिटल टी और स्मॉल टी इस तरह के दो अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। अब इसे समझने के लिए जो यहाँ पर सिंप्लीफाई करके सारणी जैसा बनाया गया है, आपको समझाने के लिए दिखाया गया है, उससे आप आसानी से समझ पाओगे।
और एग्जाम में अगर आता है कि मेंडल का एक संकर संतति का प्रयोग लिखिए, तो केवल जितना ये बॉक्स में सारणी में जानकारी दी गई है इतना भी अगर आप लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलेगा। अब जनक पीढ़ी यानी पेरेंट्स, जनक मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, जनक अर्थात पेरेंट्स, माता पिता, तो उसको P1 द्वारा दर्शाया गया है। स्वरूप विधा यानी वह दिखने में कैसा है, जनक जो है माता पिता, उस यानी जनक जो पौधा है वो मटर का, वह दिखने में, स्वरूप यानी दिखना, दिखने में कैसा है, लंबा होगा या तो बौना होगा। और लंबे को दर्शाने के लिए शुरुआत में ही मैंने बताया कि लंबा क्या है, प्रभावी लक्षण है। तो उसकी जनुक विधा कैसी होगी, उसके अंदर जो जीन्स होंगे, उसके जो जनुक होंगे, उसको दर्शाने के लिए अभी अभी बताया कि कैपिटल टी द्वारा दर्शाते हैं। तो कैपिटल टी, कैपिटल टी। और बौने पौधे को दर्शाने के लिए स्मॉल टी, स्मॉल टी। इस तरह से देखोगे, कैप लंबे पौधे का जनुक विधा कैपिटल टी है, तो टी और टी, और बौने पौधे का जनुक विधा क्या है, स्मॉल टी टी है। अभी इनके द्वारा जो युग्मक बनता है, एक मिनट पेश कर देता हूँ। इनके द्वारा जो युग्मक बनता है, जैसे अभी टी है यहाँ पर और ये स्मॉल टी है, ये वाला हिस्सा जो युग्मक आया है, तो प्रथम संतानीय पीढ़ी, प्रथम संतानी पीढ़ी, संतानी पीढ़ी को यहाँ पे एफ द्वारा दर्शा रहे हैं, और प्रथम है इसलिए F1। एफ यानी संतानीय और वन यानी प्रथम। P1 अलग है, P1 यानी जनक पीढ़ी है। जनक पीढ़ी से क्या आ रहा है, F1 आ रहा है, यानी पहली संतानीय पीढ़ी। और उसके द्वारा देखोगे आप, तो कैपिटल टी यहाँ से और यहाँ से स्मॉल टी दोनों आकर मिल रहे हैं, तो जो युग्मक बन रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर एक भी कैपिटल लेटर रहा, प्रभावी गुण रहा, तो उसको प्रभावी ही कंसीडर किया जाएगा। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी को हम लोग लंबा पौधा ही मानेंगे। तो कैपिटल टी को लंबा पौधा द्वारा, लंबा पौधा को कैपिटल टी द्वारा दर्शाया गया है, और बौना पौधा को स्मॉल टी द्वारा दर्शाया गया है। यदि जो युग्मक है उसमें एक भी कैपिटल लेटर रहा, यानी एक भी प्रभावी लक्षण रहा, तो उसे प्रभावी ही कंसीडर किया जाएगा। तो देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, यह लंबा पौधा है F1, उसका स्वरूप विधा लंबा पौधा माना जाएगा। अब जनक पीढ़ी P2, यानी जो F1 है यह P2 कंसीडर होगा। इसका स्वयं परागण होते समय, तो देखोगे आप टी टी, इस करके यहाँ पे आपको लिख के समझा रहा हूँ, एक मिनट। अभी यहाँ पर F1 का स्वयं परागण यदि होता है, तो उसका स्वरूप विधा क्या है, लंबा लंबा, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो मैंने जैसे आपको सिंप्लीफाई करके बताया कि अगर यदि एक भी कैपिटल है तो उसे प्रभावी ही लक्षण मानेंगे। तो यहाँ पे भी एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी, दूसरे वाले में भी कैपिटल टी है, स्मॉल टी। तो कैपिटल है अर्थात यह लंबा पौधा होगा, और दूसरा भी लंबा पौधा होगा। यानी जो P2 है, यानी जनक पीढ़ी दूसरी है, इसमें दोनों पौधे क्या आए, लंबे हो गए। अभी इनकी जनक विधा देखोगे, टी कैपिटल और स्मॉल टी, और इसके द्वारा जो युग्मक बनता है, तो यहाँ से देखोगे यदि आप,
दो तरह का युग्मक आएगा, एक कैपिटल टी आएगा और एक स्मॉल टी आएगा। यहाँ से दो तरह का युग्मक होगा, एक कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा। तो इस तरह से चार प्रकार के युग्मक बने P2 में, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अभी इसका द्वितीय पीढ़ी F2 यानी ये दूसरी संतानीय पीढ़ी है। F यानी संतानी पीढ़ी को इंडिकेट कर रहा है और 2 अर्थात सेकेंड। और उसको समझने के लिए यहाँ पर एक सारणी बनाई गई है, उसकी सहायता से आप इसे समझने की कोशिश करिए। अभी सारणी में दो युग्मकों का क्रॉसिंग हो रहा है, कुयुग्मक यानी मेल गैमेट और दूसरा है स्त्री युग्मक अर्थात फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट में भी देख रहे हो आप इस सारणी में, अगर ऐसा सारणी है तो यहाँ पर टी है और ये स्मॉल टी, ये कुयुग्मक यानी मेल गैमेट और ये स्त्री युग्मक यानी फीमेल गैमेट। यहाँ पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब दोनों का क्रॉसिंग होगा यानी पुयुग्मक और स्त्री युग्मक मिलकर जो F2 में किस तरह का स्वरूप विधा बनेगा। तो देखोगे यहाँ ये टी और ये टी दोनों क्रॉस करेंगे तो हमें कैपिटल टी और कैपिटल टी प्राप्त होगा, तो जो कि ये इस बॉक्स में है। अभी ये टी का इस टी के साथ अगर क्रॉस करते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आ रहा है, जो कि है सेकेंड नंबर वाले बॉक्स में। अभी यहाँ इस स्मॉल टी का इस फर्स्ट वाले टी कॉलम जो कैपिटल टी है उसके साथ क्रॉसिंग होगा, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, जो कि यहाँ पे आपको सारणी में लिखा गया है। और लास्ट वाला है, यहाँ पे स्मॉल टी है और इधर भी स्मॉल टी है और दोनों स्मॉल टी क्रॉस हो रहे हैं, तो स्मॉल टी जो कि लास्ट वाला है। अब इसमें यदि आप देख पा रहे हो और समझने की कोशिश करो तो देखोगे कि दोनों कैपिटल टी, और तो मैंने बताया एक भी कैपिटल लेटर रहा यानी प्रभावी रहा तो उसे प्रभावी ही लक्षण मानेंगे। यहाँ पे दोनों टी कैपिटल हैं अर्थात वह पौधा कैसा होगा, लंबा होगा। दूसरा जो क्रॉस होकर के युग्मक प्राप्त हुआ है, एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी है, तो एक भी कैपिटल लेटर रहा तो उसे प्रभावी ही लक्षण में कंसिडर किया जाएगा। इसलिए टी यानी टॉल, टॉल को क्या हिंदी में यहाँ पे बताया गया है, लंबा। यह भी लंबा पौधा है। जो तीसरा पॉसिबिलिटी है फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी है इसलिए यह भी लंबा पौधा होगा। और ये लास्ट वाला जो है आप देखोगे दोनों स्मॉल टी हैं, एक भी कैपिटल नहीं है, दोनों स्मॉल टी है, तो इसे बौना पौधा कहेंगे क्योंकि दोनों जो टी है स्मॉल है और स्मॉल टी क्या दर्शा रहा है, बौना पौधे को। तो इस तरह से देखोगे चार पॉसिबिलिटीज आती हैं मेंडल के एक संकर संतति प्रयोग में। जो भी सारणी में था उसी को यहाँ पर डिटेल में शब्दों में लिखकर समझाया गया है कि प्रथम F1 तथा दूसरी संतानी पीढ़ी कैसे बनती है, प्राप्त होती है। कि प्रथम संतानी पीढ़ी F1 मेंडल ने प्रयोग करते समय यह देखा कि F1 के सभी पौधे लंबे थे, F1 के सभी पौधे लंबे थे। F1 पीढ़ी के लंबे पौधे P1 पीढ़ी के लंबे पौधे से अलग थे, क्योंकि
F1 पीढ़ी के पौधों के जनक लंबे तथा बौने थे, यानी एक कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था, यानी यह लंबा प्योर लंबा और यह एक बौना। तो F1 और P1 में कुछ भिन्नता थी उनके युग्मक में, जो कि पीछे आपको मैंने सारणी द्वारा बताने की कोशिश की, और उनका जो स्वरूप विधा था उसे भी बताया। और जनक पीढ़ी के लंबे पौधों की जनु विधा कैपिटल टी यानी प्योर लंबा, और जन स्वरूप की एक ही प्रकार के टी की कैपिटल टी तैयार करती है, जबकि F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की जनुक विधा एक कैपिटल टी थी और एक स्मॉल टी। इस तरह से इनका जो फलन हुआ, उनका जो क्रॉसिंग हुआ, उसके द्वारा जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज प्राप्त हुई, कितने कैपिटल टी, कितने स्मॉल टी और एक कैपिटल एक स्मॉल टी को उन्होंने नाम दिया। तो दोनों सेम है, देखो दोनों कैपिटल टी ही है, तो ऐसे को सम युग्मक कहते हैं। सम यानी समान, इसको होमोजाइगस भी कहा जाता है। दोनों स्मॉल टी है, यह भी सम युग्मक कहलाएगा। लेकिन ये तीसरा वाला देखोगे, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, दोनों भिन्न हैं, दोनों अलग अलग हैं, इसे विषम युग्मक कहते हैं, हेट्रोजाइगस। हेट्रो यानी डिफरेंट, विषम अलग अलग। तो सम युग्मक यानी समान। तो देखोगे दोनों टी टी कैपिटल हैं, इसमें सेकेंड वाले में दोनों टी स्मॉल हैं, और थर्ड वाले में एक टी कैपिटल है और एक टी स्मॉल है, इसीलिए इसे विषम युग्मक हेट्रोजाइगस कहते हैं। अब देखोगे दोनों टी कैपिटल है यदि, तो उसे क्या शब्द दिया गया है, F2 में शुद्ध शुद्ध प्रभावी लंबे पौधे होंगे। तो दोनों अगर कैपिटल टी द्वारा दर्शाया गया है, तो वह पौधा शुद्ध लंबा पौधा होगा, शुद्ध प्रभावी लंबा पौधा होगा। और दोनों टी यदि स्मॉल है, तो वह होगा शुद्ध अप्रभावी बौना पौधा। और यदि एक टी कैपिटल है और दूसरा टी स्मॉल है, तो यह मिश्र कहेंगे, मिश्र लंबा पौधा। कैपिटल टी और स्मॉल टी को लंबा पौधा मानेंगे, लेकिन वह मिश्र प्रकार का होगा, क्योंकि उसमें एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। और पहले ही मैंने आपको बताया कि यदि एक भी यानी जोड़ी में एक भी कैपिटल टी रहा, तो उसे प्रभावी गुणधर्म ही कंसीडर करेंगे, प्रभावी लक्षण ही कंसीडर किया जाएगा। कैपिटल टी यदि है तो उसे लंबा पौधा ही मानेंगे। लेकिन दोनों कैपिटल टी हैं, तो उसे शुद्ध लंबा पौधा, और एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो उसे मिश्र लंबा पौधा, और दोनों स्मॉल टी हैं, तो उसे शुद्ध अप्रभावी बौना पौधा कहा जाएगा। अभी इसमें इसका जो रेशियो है, अनुपात है, उसे आप समझिए कि फिर से वह सारणी देखते हैं। एक मिनट। अभी इस सारणी में 4 पॉइंट्स हैं और रिजल्ट्स आए हैं। नंबर 1 यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो एक आया है, दोनों कैपिटल टी हैं, टी और स्मॉल टी, फिर से कैपिटल टी और स्मॉल टी, और दोनों स्मॉल टी। अब देखोगे दोनों कैपिटल टी को आगे हम लोग क्या देखे, यह शुद्ध लंबा पौधा है, तो ये कितना है 1। और ये दोनों देखोगे सेम है, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों सेम है, कितनी बार है 2 टाइम्स है। और दोनों स्मॉल टी है, यानी शुद्ध अप्रभावी
बौना पौधा वह भी कितना है, 1 है। तो इस तरह से मेंडल का जो एक संकर संतति का जो रेशियो है, अनुपात है, 1:1 आया, यानी 1:2:1। तो एग्जाम में मैच द कॉलम या जोड़ी मिलाओ, इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है कि मेंडल का एक संकर संतति का अनुपात लिखिए, तो वह होगा 1:1। और 1 उसमें क्या होगा देखोगे, शुद्ध प्रभावी पौधा। 2 क्या है, मिश्र प्रभावी पौधा, क्योंकि एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। और सिंगल 1 फिर से आया, तो वह होगा शुद्ध अप्रभावी बौना पौधा। जिसमें से 2 समयुग्मक और 1 विषम युग्मक होगा। और इस पेज पर भी देखोगे आप, यहाँ पे रेशियो दिया गया है कि 1 टी, 2 1 कैपिटल टी, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1 स्मॉल टी। यानी एक जो है शुद्ध प्रभावी लंबा पौधा होगा, 2 मिश्र प्रभावी लंबा पौधा होगा और 1 शुद्ध अप्रभावी बौना पौधा होगा। तो अगर हम लोग अल्फाबेट हटा देते हैं तो 1:2:1, 1:1 यह अनुपात प्राप्त होता है। तो मेंडल ने जो प्रयोग किया, उन्होंने देखा कि 9:9 यानी 929 पौधों में से 705 पौधे, 705 पौधे लंबे थे, बाकी के जो पौधे थे वे बौने थे। तो अगर देखा जाए केवल लंबा और बौना पौधा का अनुपात, तो वह 3:1 आता है। 3:1 आता है। यदि 100 पौधा है, 100 पौधे लगाए गए, तो उसमें से 75 पौधे लंबे होंगे और नियर अबाउट 25 पौधे बौने होंगे। यह मेंडल के एक संतति प्रयोग से ज्ञात होता है। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यह पहला सिद्धांत था मेंडल का एक संकर संतति प्रयोग पर आधारित। उन्होंने 2 प्रयोग किया था। पहला था एक संकर, अभी दूसरा है द्विसंकर संतति प्रयोग। अभी यहाँ पर द्वि का अर्थ है 2, द्वि का मतलब है 2, संकर यानी हाइब्रिड करना। तो द्विसंकर संतति प्रयोग में उन्होंने क्या किया है, किन किन लक्षणों को लेकर यहाँ पे जो सिद्धांत है बताने की कोशिश की है कि द्विसंकर पद्धति में विरोधी लक्षण, अभी विरोधी लक्षण मुझे जहाँ तक मैंने बताया है, आपको समझ में आया होगा कि अगर एक लक्षण का हम लोग जोड़ी बनाते हैं, तो एक गोल बीज है तो उसका उल्टा क्या है, झुर्रीदार। तो ये क्या हो गया, एक जोड़ी लक्षण, और दोनों क्या है, विरोधी है। एक गोल है तो दूसरा झुर्रीदार। तो द्विसंकर, द्वि अर्थात 2, तो द्विसंकर में उन्होंने विरोधी लक्षणों की 2 जोड़ियों का समावेश किया। यानी एक संकर में इन्होंने केवल एक ही जोड़ी विरोधी लक्षणों को लिया था, चाहे वह गोल बीज और झुर्रीदार बीज था, उसका आकार, उसका रंग, फूल का रंग, सेम का आकार, केवल एक जोड़ी उन्होंने विरोधी लक्षणों को लेकर प्रयोग किया। द्विसंकर में उन्होंने 2 जोड़ी विरोधी लक्षणों को लेकर प्रयोग किया और एक से अधिक लक्षणों की जोड़ियों पर एक ही समय ध्यान केंद्रित करके उन्होंने प्रयोग किया। और उन्होंने किन किन लक्षणों को लिया, गोल और पीले बीज वाले पौधे। अभी गोल को कैपिटल आर द्वारा दर्शाया गया है, कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो गोल क्या है, यह प्रभावी लक्षण है, इसलिए इसको कैपिटल आर
कैपिटल आर द्वारा दर्शाया। और पीला जो रंग है यानी बीज का आकार और बीज का रंग, यह दो गुणधर्म यहाँ पे लिया है। बीज क्या है, गोला है, और बीज का रंग क्या है, पीला है। तो दोनों प्रभावी लक्षण है और उन्हें दर्शाने के लिए कैपिटल आर आर और कैपिटल वाई इस सिंबल से दिखाया गया है। अभी गोल का विरुद्ध क्या है, विरोधी लक्षण क्या है, झुर्रीदार। उसे कैसे दर्शाएंगे, कैपिटल आर का उल्टा स्मॉल आर, और हरा, पीला का अप्रभावी लक्षण क्या है, हरा, तो हरा का क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई। अपोजिट विरोधी लक्षणों को लेकर उन्होंने जो प्रयोग किया वह द्विसंकर संतति प्रयोग आएगा। और इससे समझने के लिए हम लोग यहाँ पे सारणी दिया गया है, जो देखोगे आप कि गोल और पीले मटर, झुर्रीदार और हरे मटर, गोल और पीले और झुर्रीदार हरे को गोल और पीले के लिए कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई वाई, और झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर आर, स्मॉल वाई वाई। और इसके द्वारा जो पहली पीढ़ी प्राप्त हो रही है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और इनका स्वयं परागण होने पर हमें चार प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पे पुयुग्मक में जो जोड़ियां हैं वही स्त्री युग्मक में भी हैं, और इनका हम लोग क्रॉसिंग करते हैं तो इस तरह से 16 पॉसिबिलिटी मिलती है। एक लाइन में देखोगे 4 है, 1 2 3 4, ऐसी तरह से 4 लाइनें हैं, 1 2 3 4, तो 16 पॉसिबिलिटीज मिलती हैं। और इनका कितने गोल पीले, कितने पीले झुर्रीदार, कितने गोल हरे और कितने हरे झुर्रीदार, यह अनुपात प्राप्त करके उन्होंने बताया। तो पहला वाला मैं बता देता हूँ, यह दूसरा वाला आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ कि आप लोग खुद काउंट करके इस सारणी में से लिखना। तो गोल पीले जो हैं वह 9 है, पहला है। दूसरा होगा पीले झुर्रीदार, वह 3 है। गोल हरा भी 3 होगा, और हरा झुर्रीदार 1 होगा। और इस तरह से अपना यहाँ पे अनुपात आता है 9 अनुपाते 3 अनुपाते 3 अनुपाते 1। तो काउंट करोगे टोटल हो जाता है 16, और 9 3 3 1 यह अनुपात द्विसंकर में सिद्धांत में प्राप्त होता है। तो यह आपके लिए होमवर्क होगा, ये आप लोग खुद कैलकुलेट करके लिखना। तो मोस्टली जो सारणी के द्वारा मैंने आपको समझाया वह यहाँ पर दिया गया है, और जो होमवर्क दिया है उसको आप कंप्लीट कर लेना। यदि किसी बच्चे को कुछ भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड जिस पर आज हमने चर्चा किया, हम लोग उसको पढ़े, आप उसको पूछ सकते हो। तो किसी बच्चे को डाउट है बेटा आपको, तो आप इस टॉपिक से संबंधित जो आज हम चर्चा की है आप करते हो। तो ठीक है बेटा, आज इस पार्ट को हमने समझने की कोशिश की, और इसको आप इससे रिवाइज करिए। सपोज फिर से अगर कभी कुछ डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, और यहाँ पे मैं अपना लेक्चर स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।